हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जैसे देख लीजिए, पहला प्रश्न क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। दूसरा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है, अपवर्तन किसे कहते हैं, या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। बोलिए, लेंस पढ़ेंगे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, लेंस का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। ये इस तरह के 20 प्रश्न हैं दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा 2027 देंगे तो देर ना करते जल्दी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो लिखिएगा कि जब किसी किरण यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ तल से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसा नहीं समझ में आओ तो इस तरह से समझिए। एक होती आगत किरण, मतलब आपतित किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण। ये कोई पृष्ठ हो गया, चिकना तल कह लीजिए या पृष्ठ कह लीजिए, कोई किरण आती है और इस पर टकराती है और जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस क्या होती है, तो परावर्तित यानी लौट जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। दूसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, तो उत्तर लिखिएगा आप। इसकी 4 विशेषताएं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तल दर्पण ये ऐसा दर्पण बना लीजिएगा, कोई वस्त्र रखा हुआ है, प्रतिबिंब बनाना है आपको, तो प्रतिबिंब कैसे बनना है ये विशेषताएं आपको बताना है। तो उसमें प्रतिबिंब सदैव क्या होगा, तो आभासी होता है। आभासी मतलब होता है वर्चुअल, यानी वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी रूप में बनेगा। प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। प्रतिबिंब आकार में क्या होता है, तो वस्तु से आकार में, ये वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, यहाँ बनना है तो छोटा होता है। और चौथा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या दर्पण के पीछे ध्रुव पी और फोकस के बीच क्या होता है, तो बनता है। आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का परावर्तन पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन जब पूछे तब लिखना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते समय अपनी दिशा बदल लेती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन में क्या था कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो परावर्तन कहते हैं। इसमें है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाते समय अपनी दिशा बदल लेती है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में। क्या लिखिएगा कि किसी माध्यम में प्रकाश की गति को निर्वात में, किसी माध्यम में प्रकाश की गति को निर्वात में प्रकाश की गति से भाग देने पर प्राप्त संख्या को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये अपवर्तनांक का क्या होता है, तो फार्मूला होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की गति, भाग किससे देंगे, तो माध्यम में प्रकाश की गति से। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय लेंस क्या 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस, परिभाषा लिखेंगे। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होता है, तो जिस लेंस के बीच का भाग मोटा और किनारे पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस, यानी जिस लेंस के बीच का भाग, ये बीच का भाग क्या है, तो मोटा है और जो किनारे का भाग क्या है, पतला है, तो ये उत्तल लेंस है। और ठीक इसी के उल्टा, जिस लेंस के बीच का भाग पतला और किनारे के भाग मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। अब छठवां प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न पूछा अगर परीक्षा में आ जाए तो आपको लिखना होगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f वह दूरी होती है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हैं। इसी बिंदु को लेंस का प्रधान फोकस यानी प्रधान फोकस के लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहते हैं और इसको क्या f से निरूपित यानी f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है लेंस सूत्र लिखिए तथा बताइए कि इसकी पदों का क्या अर्थ है। तो लेंस का अगर सूत्र अगर आपको नहीं याद है, बोर्ड परीक्षा में आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन न्यूमेरिकल जो आता है, जो न्यूमेरिकल आता है, आपको सवाल आता है फिजिक्स से, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आपको लिखना होगा लेंस का सूत्र होता है 1/f = 1/u - 1/v। आपको लिखना होगा कि 1/f = 1/u - 1/v। ठीक है, ये हो गया। जहाँ b प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है और f लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद चलती है, देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये 20 प्रश्न जो लेकर आया हूँ दोस्तों, ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है जो हर साल परीक्षा में बार बार आते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। 8वां प्रश्न क्या है, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसकी इकाई क्या है। तो किसी लेंस की क्षमता यानी P लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो उसकी फोकस दूरी होती है उसके क्या होती है, तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, हालांकि व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होते हैं। सूत्र क्या लिखेंगे, तो P = 1/f, जहाँ f मीटर में हो, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा है इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई डायोप्टर है। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता होती है। अगर एक डायोप्टर लिखा हुआ है तो उस लेंस की फोकस दूरी समझ लिए 1 मीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता है। ठीक है, फिर 9वां प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ऐसा समझ लीजिए, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड होने वाले आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, सूत्र होता है I = Q/T। क्या सूत्र होता है, तो I = Q/T, जहाँ I विद्युत धारा एम्पियर में होता है, Q आवेश कूलाम में होता है और T समय सेकंड में होता है। उसके बाद 10वां प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 10वां प्रश्न ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ओम का नियम लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती यदि तापमान स्थिर रहे, यदि तापमान क्या स्थिर है तो समानुपाती होती है। सूत्र लिखेंगे B प्रोपोर्शनल I अथवा V = IR, जहाँ B विभवांतर वोल्ट में, I धारा एम्पियर में और R प्रतिरोध ओम में होता है, ये ध्यान रखना। 11वां प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं सब एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं दोस्तों, आप बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं सभी प्रश्नों को एक साथ वीडियो में लेकर आया हूँ। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो उत्तर आप लिखेंगे इसकी इकाई किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के बने चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोधकता को किसको, तो लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सूत्र दिया है, इसकी इकाई ओम मीटर होती है। इसकी इकाई क्या होती है, तो ओम मीटर होती है, जहाँ R प्रतिरोध होता है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है और जो L होती है वो लंबाई होती है, वो किसकी होती है, तो मीटर की होती है। ठीक है, फिर 12वां प्रश्न है श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर संयोजन में कोई 2 अंतर लिखिए। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है, इसमें कोई 2 अंतर बताना होता है। तो 2 अंतर क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर संयोजन में। पहला है इसमें प्रतिरोध एक ही पथ से जुड़े होते हैं। क्या है, तो प्रतिरोध होते हैं जो इसमें एक ही पथ से जुड़े होते हैं, इसमें प्रतिरोध अलग अलग पथ से जुड़े होते हैं। दूसरा होता है इसमें समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है। जैसे RS = R1 + R2 + R3 + ... ऐसे अनंत तक रहते हैं। और इसमें 1/R जैसे होता है, इसमें P कर दिए, तो = होता है 1/R1 + 1/R2 + 1, ये घटता जाता है, और इसमें क्या होता है, तो बढ़ता जाता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, 13वां प्रश्न विद्युत ऊर्जा के मापन की इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा के मापन की इकाई जूल है और 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर, ये आपको ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा के मापन की इकाई अगर पूछ ले, ये बहुविकल्पी में पूछता दोस्तों, ये लिखने को नहीं आएगा, बहुविकल्पी में आएगा। लिखने के लिए आएगा पावर, यानी पावर किसे, यानी शक्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है। 14वां प्रश्न ये पूछ सकता है कि
इसकी पावर यानी शक्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो विद्युत परत में प्रति सेकंड की जाने वाली कार्य की मात्रा को पावर यानी शक्ति कहते हैं। विद्युत परपथ में प्रति सेकंड की जाने वाली कार्य की मात्रा को शक्ति कहते हैं। सूत्र होता है P इक्वल टू W अपान टी, P इक्वल टू W अपान टी या P इक्वल टू VI, ठीक है। इसकी इकाई होता है वाट यानी W, जहाँ वाट W होता है कार्य, जूल में आई धारा, एम्पियर में टी समय, सेकंड में बी विभवांतर वोल्ट, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15वां प्रश्न है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए तथा उसके भागों के नाम लिखिए। अगर आपको चित्र बना के पूछ ले तो आपको सेम ऐसे ही चित्र बनाना है, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसमें समझना है कि ये कार्निया होती है और पुतली होती है, आइरिस होता है, लेंस होता है, सेलरी मांसपेशियाँ होती है, रेटिना होता है, पीतबिंद होता है, फोविया यानी पीतबिंद यीशु का अंधबिंद होता है, और दृष्टि तंत्रिका होता है, ठीक है। ये इसके 9 पार्ट हैं जो आपको दर्शा देने हैं और आपका क्या होगा, तो 2 नंबर आपका कंफर्म पक्का मिल जाएगा। चित्र बनाएंगे तो ये हमारे हिसाब से 4 नंबर का पूछेगा। अगर चित्र बना के दर्शांकित करना है तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको। इसमें रटने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है किस तरीके से बनेगा। फिर 16वां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर आप लिखिएगा बोर्ड परीक्षा कापी में। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, यानी किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। फिर 17वां प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम लिखिए। तो इसमें लिखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, जब बाएं हाथ के अंगूठा यानी बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाता है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की बी दिशा, मध्यमा आई यानी मध्यमा जो उंगली है वो धारा आई की दिशा में हो, तब अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता है। तो अंगूठा, ठीक है। उसके बाद है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, तो प्रतिरोधक किसी चालक के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के बने चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन रिपीटेड है। 19वां प्रश्न है, लेंस के लिए आवर्धन सूत्र लिखिए तथा इसका चिन्ह नियम भी लिखिए। तो लेंस के लिए आवर्धन, लेंस का आवर्धन M इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई H डिवाइडेड वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से डिवाइड कर देंगे। चिन्ह नियम क्या है कि वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक मानी जाती है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक तब जब प्रतिबिंब सीधा हो, ऋणात्मक जब प्रतिबिंब उल्टा हो। इसके ये ध्यान रखना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है लेकिन वस्तु की लंबाई सदैव धनात्मक मानी जाती है, ठीक है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, पूछ ले 20वां प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति तालिका द्वारा लिखिए। यानी उत्तल लेंस के जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उनकी एक तालिका बनाइए और सभी प्रतिबिंबों की प्रतिकृति लिखिए। वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो फोकस की स्थिति F पर, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति अगर वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, अगर वस्तु कहीं अनंत पर रखे हो, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वास्तविक उल्टा अत्यंत लघु आवर्धन शून्य। अगर 2F से परे हो तो F और 2F के बीच प्रतिबिंब बनेगी और वास्तविक उल्टा तथा लघु होगा और आवर्धन क्या होगा, तो ऋणात्मक हो गया, उससे कम होगा, ठीक है। अगर 2F पर बने तो 2F पर भी प्रतिबिंब भी बनेगी, उस वस्तु की स्थिति भी रहेगी, वास्तविक उल्टा समानाकार और आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो -1 होगा, ठीक है। ऐसे ये सब दिया होगा दोस्तों, ये जितने इसकी स्थिति हैं आप देख लेना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।